हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेल बायोलॉजी में दो मेजर फाउंडेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा और उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पढ़े। अब हम सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं एंड अब स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेल ऑर्गेनल्स। इस सीरीज़ का पहला ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। अगर सेल को एक मॉडर्न सिटी माना जाए तो न्यूक्लियस उस सिटी का हेड ऑफिस है। यहाँ से डिसीजंस लिए जाते हैं, यहीं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और यहीं से पूरे सेल की एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है। इसलिए न्यूक्लियस को अक्सर कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। देखते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड सेल को ऑब्जर्व करते हुए की थी। उन्होंने सेल के अंदर एक डिस्टिंक्ट राउंडेड बॉडी देखी जिसे बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया था। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं मोस्टली उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन हर सेल में नहीं। जैसे मैमेलियन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और लीवर सेल में कभी कभी दो न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, यानी न्यूक्लियस का नंबर और पोजीशन सेल टाइप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। अब देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस। न्यूक्लियस का काम सिर्फ डीएनए को स्टोर करना नहीं होता, ये पूरे सेल की जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। इसके मेजर फंक्शंस हैं जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, सेल डिवीजन के लिए क्रोमोसोम्स को मेंटेन करना, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोलस को हाउस अप करना एंड डीएनए से रिलेटेड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म सब यही कंट्रोल करता है। ये सब तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देख चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की साइड। अगर न्यूक्लियस को बाहर से देखा जाए तो ये चार मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है, न्यूक्लियोलस। इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो नैरो गैप होता है ना, उसे ही पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये लगभग 20 से 40 नैनोमीटर वाइड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पेस डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन से कंटिन्यूस होती है। इसी वजह से न्यूक्लियर एनवेलप और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली कनेक्टेड रहते हैं। अब देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये डायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इस पर राइबोसोम भी अटैच्ड हो सकते हैं। इसी वजह से कई बार माइक्रोस्कोप में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रफ ईआर एक कंटिन्यूस सिस्टम की तरह दिखते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अलग होता है। ये न्यूक्लियस के इंटरनल प्रोटीन्स और क्रोमेटिन के साथ इंटरेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना एक प्रोटीन मैशवर्क है जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेनली लैमिन्स नाम की प्रोटीन से बना होता है। इसका फंक्शन है न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट देना, न्यूक्लियस की शेप मेंटेन करना, क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज करना, न्यूक्लियर एनवेलप की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये कॉन्सेप्ट सीएसआई नेट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो अच्छे से याद करना। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यूक्लियस कम्प्लीटली क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, तो आरएनए बाहर कैसे जाता है और न्यूक्लियस के प्रोटीन्स अंदर कैसे आते हैं? इसका आंसर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी। ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट जाइंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच कम्युनिकेशन होता है। यहाँ हम मैकेनिज्म डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एडवांस ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है, लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि एनपीसी न्यूक्लियस का सिलेक्टिव गेटवे है। न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के इंटरनल कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। इसी मीडियम में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नेक्ड फॉर्म में होता है। वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होकर क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमेटिन दो मेजर फॉर्म्स में दिखता है। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, लाइट स्टेन करता है और रिलेटिवली एक्टिव रीजन माना जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है, डार्क स्टेन करता है और कंडेंस्ड होता है।
यहाँ हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंस याद रखेंगे। फंक्शनल रेगुलेशन और एपिजेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब आते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पर। न्यूक्लियस का हर कंपोनेंट का स्पेसिफिक रोल होता है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोटेक्शन देता है, पोर्स कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, लैमिना स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है और न्यूक्लियोलस राइबोसोम बायोजेनेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड रीजन प्रोवाइड करता है। ये कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर बनाती है। सोचो, एक मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस है। बिल्डिंग के आउटर वॉल न्यूक्लियर एनवेलप, सिक्योरिटी गेट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, स्टील फ्रेमवर्क न्यूक्लियर लैमिना, ऑफिस का हॉल न्यूक्लियोप्लाज्म और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए क्रोमेटिन। और बिल्डिंग के अंदर के जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है वो हो गया न्यूक्लियोलस। ये पूरा सेटअप मिलकर कंपनी को इफ़िशिएंटली चलाता है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस भी पूरे सेल को ऑर्गेनाइज कर रखता है। और आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा रीजन भी होता है जो माइक्रोस्कोप में सबसे ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, फिर भी सेल सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है न्यूक्लियोलस। अगर न्यूक्लियस हेड ऑफिस है तो न्यूक्लियोलस उस हेड ऑफिस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहीं पर सेल अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मशीन्स राइबोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक डेंस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये डायरेक्टली क्रोमेटिन के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के आसपास ऑर्गेनाइज होता है। इसी वजह से न्यूक्लियोलस परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। सेल साइकिल के दौरान इसका साइज और अपीयरेंस चेंज होता रहता है। हर लिविंग सेल को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम अचानक से नहीं बन जाता। उनके कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री होनी चाहिए। ये फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। इसका मेन फंक्शन है आरआरएनए का सिंथेसिस, राइबोसोमल प्रोटीन की असेंबली एंड राइबोसोम का बायोजेनेसिस। इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोलस रैंडमली न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनता। ये क्रोमोसोम के कुछ स्पेशल रीजन्स के अराउंड फॉर्म होता है। इन रीजन्स को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, NOR। NOR में आरआरएनए जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये जीन्स एक्टिव होते हैं तब उनके आसपास न्यूक्लियोलस डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर न्यूक्लियोलस को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। फैब्रिलियर सेंटर FC, यहाँ इनएक्टिव आरआरएनए प्रेजेंट होता है। डेंस फैब्रिलर कंपोनेंट DFC, यहाँ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरआरएनए प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। एंड ग्रैन्युलर कंपोनेंट GC, यहाँ राइबोसोमल प्रोटीन्स और आरआरएनए मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट्स को असेंबल करते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम बनता कैसे है। सबसे पहले NOR पर प्रेजेंट आरआरएनए जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं। उसके बाद न्यूली फॉर्म्ड आरआरएनए प्रोसेस होता है। साइटोप्लाज्म में बनने वाले राइबोसोम प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। ये प्रोटीन्स आरआरएनए के साथ कंबाइन होते हैं और फाइनली 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स असेंबल होती है। उसके बाद ये सब यूनिट्स न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में चली जाती है। यहीं तक सेल बायोलॉजी का स्कोप था। ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंप्लीट कर चुके हैं, तो राइबोसोम हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आरआरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 80S। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, लार्ज 60S एंड स्मॉल 40S। दोनों मिलाकर 80S राइबोसोम बनाते हैं। ये अर्थमेटिक एडिशन नहीं है। एस का मतलब है स्वैडबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 60 और 40 ऐड करके 100 नहीं होता, 80 होता है। और ये कॉन्सेप्ट रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, 50S प्लस 30S। इसके अलावा कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली साइटोसोलिक प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी जो प्रोटीन सेल के अंदर ही काम करेगी। कुछ राइबोसोम RER पर अटैच्ड होते हैं। ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोमल प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर दोनों केस में सेम रहता है, बस लोकेशन और फाइनल डेस्टिनेशन डिफरेंट होता है। कई बार एक ही mRNA को एक ही टाइम पर मल्टीपल राइबोसोम्स रीड करने होते हैं।
इसके रिजल्ट में एक ही mRNA से साइमल्टेनियसली कई प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने लगते हैं। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये सेल की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में न्यूक्लियोलस बहुत बड़ा रहता है क्योंकि उनके बहुत सारे राइबोसोम चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल, लीवर सेल, सेक्रेटरी सेल्स। ये ऑब्जर्वेशन पैथोलॉजी में भी यूज़ होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल राइबोसोम को टारगेट करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के राइबोसोम 70S होते हैं और ह्यूमन साइटोप्लाज्मा राइबोसोम 80S। इसी स्ट्रक्चर डिफरेंस की वजह से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार सकते हैं लेकिन ह्यूमन सेल्स को कंपैरेटिवली कम डैमेज पहुंचाते हैं और ये कॉन्सेप्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, न्यूक्लियस कंपनी का हेड ऑफिस है, न्यूक्लियोलस उस फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ मशीन के पार्ट्स बनते हैं, दो अलग अलग सेक्शन से पार्ट्स असेंबल होते हैं, फिर कंप्लीट मशीन फैक्ट्री के बाहर भेज दी जाती है और वही मशीन पूरी कंपनी में काम करती है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम पूरे सेल में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस एंड राइबोसोम यही एंड होता है। आप इससे रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड थ्योरी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑर्गेनल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।